मामला उठाया था, ताहम मरकजी सरकार ने इस पर कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। डोडा जिला के असर बलंदपुर इलाके में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स लुक़्मे अजल बन गया जबकि एक और जख्मी हुआ। दोपहर कोड़ा पानी से बलंदपुर की तरफ जा रही एक बोलेरो गाड़ी असर से कुछ ही दूरी पर ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। हादसे के फौरन बाद मकामी रज़ाकार तंजीम ने पुलिस और दीगर लोग की मदद से इमदादी कार्रवाई शुरू की और जख्मियों को पीएचसी असर मुंतकिल किया, जहां पर डॉक्टरों ने 28 साल कमलजीत साकिन रंका को मुर्दा करार दिया। वहीं 35 साल रंजीत सिंह साकिन बुलंदपुर को इब्तदाई मरहम पट्टी के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा मुंतकिल कर दिया गया, जहां पे उनका इलाज जारी है। जिला पूंछ की तहसील मंडी के सब जिला अस्पताल मंडी के ऑक्सीजन प्लांट में अचानक बिजली शॉर्ट सर्किट से आग नमूदार हुई, जिसको देखते हुए अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और अस्पताल अमला ने फायर कंट्रोल लवाजमात से आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की और एक बड़े हादसे को बरकत कार्रवाई करके टाल दिया गया। अमले के यानी शाहिदीन के मुताबिक ऑक्सीजन प्लांट में लगे बिजली कंट्रोल बोर्ड में अचानक आग के शोले नमूदार हुए और धुएं से चारों तरफ धुआं फैल गया, जिससे खौफ का माहौल पैदा हुआ, जिसको देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस टीम भी बर वक्त पहुंची। इस दौरान फायर सर्विस की गाड़ी आने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। लोगों ने अस्पताल अमला की बर वक्त कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि बर वक्त कार्रवाई करके अस्पताल अमला ने जान और माली नुकसान से बचा लिया। माहिरीन ने बताया कि अगर ऑक्सीजन प्लांट में आग लग जाती तो अस्पताल समेत मंडी का आधा बाजार जलकर राख हो जाता। लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर कांग्रेस रोजाना अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर रही है और आज पार्टी ने 11वें फहरिस्त जारी की, जिसमें 17 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। जारी की गई फहरिस्त में आंध्र प्रदेश की 5, बिहार की 3, उड़ीसा के 8 और मगरबी बंगाल की 1 लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। भारत ने चीन की तरफ से अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम तब्दील करने को मनमानी और अहमकाना हरकत करार देते हुए कहा कि इससे यह हकीकत नहीं बदलेगी कि अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। वज़ारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने चीनी हुकूमत के इस इकदाम के बारे में कहा कि चीन हिंदुस्तानी रियासत अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम तब्दील करने की अपनी अहमकाना कोशिश जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसी कोशिशों को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। मनगढ़ंत नाम तफवीज़ करने से यह हकीकत नहीं बदलेगी कि अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का अटूट और नाकाबिल तनसीख हिस्सा है। वाज़ह है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश का नाम जगनान रखा है और इस रियासत को जनूबी तिब्बत का हिस्सा होने का दावा किया है। मशहूर सियासतदान अतीक अहमद के अहलिया शाइस्ता परवीन के बाद अब प्रयागराज पुलिस ने उनके छोटे भाई खालिद अजीम और अशरफ की अहलिया जैनब और बहन आयशा नूरी पर 25,000 रुपये के इनाम का ऐलान किया है। इससे कबल भी पुलिस अतीक के अहलिया शाइस्ता परवीन पर 50,000 रुपये का इनाम का ऐलान कर चुकी है। अतीक अहमद के खानदान की ये तीनों खवातीन 1 साल से ज्यादा अरसे से पुलिस की गिरफ्त से दूर है। शाइस्ता परवीन 24 फरवरी से, जबकि जैनब और आयशा नूरी मार्च से लापता है। गुज़िश्ता साल 15 अप्रैल को अतीक अहमद और उनके छोटे भाई अशरफ को पुलिस कस्टडी में कत्ल कर दिया गया था। वाक़े तकरीबन 1 साल बाद प्रयागराज पुलिस ने अशरफ की बहन आयशा नूरी और बीवी जैनब के फरार होने पर 25,000 रुपये के इनाम का ऐलान किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गुज़िश्ता साल सर्कुलेशन से बाहर किए गए 2,000 रुपये के गुलाबी नोटों के बारे में इस नए माली साल में एक अहम अपडेट जारी किया है। उन्होंने कहा कि इस नोट के सर्कुलेशन से बाहर होने के तकरीबन 11 माह बाद भी हज़ारों करोड़ रुपए के नोट अभी तक बाजार में मौजूद है, जो अभी तक वापस नहीं आए। इन नोटों का ताज़ा तरीन डेटा रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल को जारी किया, जिसके मुताबिक लोग अब भी 8,202 करोड़ रुपए के नोट अपने पास रखे हुए हैं। 2,000 रुपये के कुल नोटों में से तकरीबन 97.69% नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ चुके हैं, मगर अब भी 2.31% नोटों को लोग अपने पास रखे हुए हैं जो वापस नहीं हुए हैं। 2,000 रुपये के इन बाकी नोटों की कीमत 8,202 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसराइली फिजाई हमले में वर्ल्ड सेंट्रल किचन चैरिटी के साथ काम करने वाले 6 बैनुल-अक़वामी इमदादी कारकुन और उनका फ़लस्तीनी ड्राइवर जाँ बाक हो गया है। वीडियो फुटेज में मरने वालों की लाशें गजा के वस्ती कस्बे दैरुल बलाह के अल अक्सा शहदा अस्पताल में दिखाई दे रही है। इनमें से कई ने चैरिटी के लोगों के साथ हिफाजती पोशाक पहन रखा था। जाँ बाक होने वाले 7 अफराद में ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, बरतानिया और एक अमरीकी कैनेडियन शहरी शामिल है। ये एक अलमिया है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदादी कारकुनान और आम शहरियों को भी
निशाना बनाया जा रहा है। चलिए, ये थी टॉप 10 खबरें। अब सीधा खबरों पर चलेंगे और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पे दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला केस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह को बड़ी राहत मिली और आप लीडर संजय सिंह को जमानत पर रिहा किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला केस मामले में संजय सिंह को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और आप लीडर संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। आपको बता दें कि संजय सिंह गुज़िश्ता 6 माह से जेल में थे और एक्साइज पॉलिसी घोटाला केस में वो उन्हें जेल में रखा गया था। ताहम आज अदालत ने उन्हें राहत दी है और अदालत ने उनको जमानत दे दी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज आप लीडर संजय सिंह को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दे दी है। जस्टिस संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता और पीबी वर्ले की बेंच ने संजय सिंह की रिहाई का हुक्म दिया है। संजय सिंह 6 माह से जेल में हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह को इस केस में जमानत दी जाती है तो उन्हें भी कोई एतराज़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी लीडर को हिदायत दी कि वो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस पर कोई तबसरा ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि इसे दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला केस में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह की मजीद तहवील की जरूरत है। अदालत ने तबसरा करते हुए कहा कि संजय सिंह ने 6 माह जेल में गुजारे हैं। सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चैलेंज करने वाली संजय सिंह की दरख्वास्त पर समाअत कर रही थी। बेंच ने वी राजू को बताया कि संजय की कब्जे से कोई रकम बरामद नहीं हुई है और उन पर 2 करोड़ रुपए की रिश्वत वसूल करने के इल्जाम को मुकदमे की समत में जांचा जा सकता है। संजय सिंह को इस मामले में ईडी ने गुज़िश्ता साल यानी 2023 4 अक्टूबर 2023 को उनको गिरफ्तार किया गया था और हाईकोर्ट के सामने संजय सिंह ने इस बुनियाद पर जमानत की दरख्वास्त की थी कि वो 3 माह से ज्यादा अरसे से हिरासत में है और इस जुर्म में उनका कोई किरदार नहीं बताया गया। और इस हवाले से आज बड़ी राहत संजय सिंह को मिली और अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पे गुलाम नबी आजाद लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्रीनगर से, जहां पे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आजाद लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी ने ऐलान किया है और पार्टी ने राजौरी अनंतनाग सीट से गुलाम नबी आजाद को मैदान में उतारने का फैसला किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के हवाले से। गुलाम नबी आजाद ने लोकसभा इंतखाबात में वो हिस्सा लेंगे और राजौरी अनंतनाग सीट से वो मैदान में उतरेंगे और इस हवाले से आज पार्टी ने बाज़ाब्ता ऐलान किया। आपको बता दें कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की तरफ से आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, जिस दौरान पार्टी के खजांची ताज मोहद्दीन ने यह ऐलान किया कि चेयरमैन डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी गुलाम नबी आज़ाद अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। इस बात का ऐलान डीपीएपी के खजांची ताज मोहद्दीन ने आज श्रीनगर में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिस दौरान जीएम सुरूरी और पार्टी के जो दीगर लीडर है वो वहां पे मौजूद थे। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि लोकसभा इंतखाबात में गुलाम नबी आज़ाद भी अब हिस्सा ले रहे हैं और पार्टी ने राजौरी अनंतनाग सीट से उन्हें मैदान में उतारने का फैसला किया है। Today we have requested you about Anandnag seat. There were meetings in Poonch and Rajouri. There were meetings right from the morning. The people from Anandnag, the meetings in Poonch and Rajouri were conveyed by my colleague and the vice chairman, Mr. R.S. Shiv Saab, and here we conveyed the meetings under the chairmanship Azad Saab.
when the core committee met, and we have decided that Shri Ghulam Nabi Azad will contest from Rajouri Poonch seat. अनंतनाग रजौरी Anantnag Poonch Rajouri seat. This is the news I wanted to give you. Any questions? I'll take. उर्दू में बोलो हाँ। आज कल नहीं परसों से ये चल रहा था कि who will be the candidate, कौन कैंडिडेट बनेगा हमारी डीपीएपी का। तो हमारे चीफ साहब जो हैं उन्होंने पुंछ राजौरी में बड़ी हेक्टिक मीटिंग्स थी और यहाँ गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जितने भी वहाँ के ज़िला अनंतनाग के लोग हैं, लीडर्स हैं हमारे, जो यहाँ हमारे साथ भी बैठे हुए हैं, उनसे मीटिंग की और ये डिसाइड किया कि यूनानिमसली कि आज़ाद साहब कैंडिडेट होंगे। चलिए, ताज महीदीन को आप सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे श्रीनगर में, जहां पे बता रहे थे कि पुंछ से लेकर राजौरी तक और राज से लेकर अनंतनाग तक लोगों से मशवरे हुए। पार्टी ने मुशावरत के बाद अब ये फैसला किया कि गुलाम नबी आज़ाद अनंतनाग और राजौरी सीट यानी पीर पंजाल और जनूबी कश्मीर की जो सीट है वहाँ से लोकसभा इंतखाबात लड़ेंगे। नाज़रीन, खबरें और भी है, पहले छोटा सा तजारती वक्फा। कांग्रेस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज बड़ा बयान सामने आया। अनंतनाग से उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ेगी। ये बड़ा बयान उमर अब्दुल्ला का। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां इंडिया इत्तेहाद का अटूट हिस्सा है। उन्होंने कहा कि दोनों जमातों के दरमियान इख्तिलाफात को हवा न दिया जाए, क्योंकि दोनों पार्टियां इंडिया अलायंस की हिस्सा है और वो इंडिया अलायंस को नहीं तोड़ेंगे। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वादी कश्मीर में उनकी पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा नहीं कर सकती और उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां चूंकि इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा है, इसलिए जो पीडीपी है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ नहीं जाएगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने अनंतनाग में सहाफियों से बात करते हुए कहा कि पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने एनसी के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करने का कोई इरादा नहीं दिखाया है। अब्दुल्ला ने कहा कि दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की एक हालिया रैली का हवाला उमर अब्दुल्ला ने दिया, जहां महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ स्टेज शेयर किया और पीडीपी के इत्तेहाद के अज़म का अदा किया। उन्होंने मीडिया पर भी जोर दिया कि वो दोनों जमातों के दरमियान इख्तिलाफात को हवा न दे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर में नए इत्तेहाद के उभरने पर उन्हें तनकीद की और इल्ज़ाम लगाया कि जमातें बीजेपी के कहने पर काम कर रही है और जम्मू कश्मीर में इसके प्रॉक्सी के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस में एक साथ खड़े हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने महबूबा मुफ्ती की दिल्ली की तकरीर सुनी और उन्होंने कहा कि फारूक साहब और हम एक साथ खड़े हैं और हम इंडिया अलायंस को नहीं तोड़ेंगे। मियां अल्ताफ अहमद के अनंतनाग राजौरी पुंछ लोकसभा सीट के लिए लड़ने के मुतालिक पूछे जाने पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मियां साहब कहीं से भी लड़ सकते हैं। आर्टिकल 370 पर अब्दुल्ला ने अपने मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि यह एक संगीन गलती थी जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके हुकूक से महरूम कर दिया। इंडिया अलायंस में हम एक साथ थे, स्टेज पे एक साथ थे, तो इसमें सवाल उठाने का क्या है ना, हम स्टेज पे एक साथ थे। इंडिया अलायंस को तोड़ने का काम किसी ने नहीं किया। तो फिर सर मियां साहब को नॉर्थ कश्मीर से लाके इंडिया से राज्यसभा की टिकट पे आ जाते हैं, उस पे आपकी चैनलों को एतराज नहीं होता। मियां साहब लोग सवालिया निशान पैदा करते हो। क्या मियां साहब को राजौरी पुंछ अनंतनाग से इलेक्शन लड़ने का कोई अधिकार नहीं है? सर ऐसे में पीडीपी आप लोग तो ये चाहोगे ही, लेकिन मुझे इस तरह का कोई इशारा नहीं मिला है ना। नहीं, पीडीपी समझते हैं आपकी चैलेंज लड़वाने की कोशिश कर रहे PAGD है, इंडिया हैं। सुनिए ना, पीडीपी ने कहीं कहा कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं?
क्या पीडीपी ने कहीं से ऐलान किया है कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं? ये आप लोग हवा दे रहे हो उस चीज को। मैंने तो कम से कम जो मैंने महबूबा जी की तकरीर सुनी दिल्ली में परसों, उन्होंने कहा कि फारूक साहब और हम एक साथ हैं और हम इंडिया अलायंस को नहीं तोड़ेंगे। जब महबूबा जी ने दिल्ली में ये तकरीर की और ये बात की, तो आप लोग क्यों खामखा यहाँ हमें लड़वाने की कोशिश कर रहे हो? मुझे मालूम है आप लोग अपने चैनल चलाने की कोशिश करते हो, लेकिन मेहरबानी करके अपने चैनल चला के आप लोग ए टीम, बी टीम, सी टीम को नंगा करिए। उमर साहब फिर एक ब्लंडर हुई है कल के फैसले में जो आपने कैंडिडेट का ऐलान किया, क्या मैंने 370 पे जितना कहना था कह दिया। उमर साहब बीजेपी को तनकीद। मुझे ये बताइए ना, हमारी बात हमारे चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने आज तवारीखी जामा मस्जिद का उन्होंने दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने जुम्मतुल विदा और शब कदर के हवाले से इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मनशियात के खिलाफ मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पुलिस भी इस हवाले से काम कर रही है और अगर पुलिस मनशियात के खिलाफ काम कर रही है तो उन्होंने कहा कि लोगों को उनका सपोर्ट करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो वाइज़ीन मस्जिदों में मसलक को निशाना बना रहे हैं, मसलक के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि उन वाइज़ीन के खिलाफ आने वाले दिनों में सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने जुम्मतुल विदा और शब कदर के इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए उन्होंने जामा मस्जिद शरीफ का दौरा किया और उन्होंने इस मौके पर कहा कि ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि औकाफ ने ईदगाह को नमाज के काबिल नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि इस हवाले से पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई, क्योंकि अजीम दिन और खुशी का दिन ईद आने वाली है। उन्होंने कहा कि ताहम ये बदकिस्मती की बात है कि ईदगाह को नमाज के काबिल नहीं बनाया गया। साथ ही साथ उन्होंने मनशियात के हवाले से भी बात की और कहा कि मनशियात के खिलाफ हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस भी इस हवाले से कार्रवाई कर रही है तो हमें भी पुलिस का साथ देना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने उन लोगों को वार्निंग दी, उन वाइज़ीन को जो मसलक को निशाना बनाते हैं या एक दूसरे मसलक के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। उन्होंने कहा कि मसलक को निशाना बनाने वाले वाइज़ीन जो है उनके खिलाफ आने वाले वक्त में सख्त कार्रवाई होगी। था कि इस्लाह माशरा के हवाले से इंशाअल्लाह जुम्मतुल विदा को जो मेरी तकरीर होगी उसमें भी मैं इस्लाह माशरा के हवाले से डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि जो डिटेल्स हमारे पास भी जमा हुई हैं खासकर मनशियात के हवाले से, ड्रग्स के हवाले से, ये एक बहुत बड़ा नासूर बनता जा रहा है हमारे समाज में। तो इंशाअल्लाह उसमें हम काम भी करेंगे। इंशाअल्लाह हमारा इरादा है कि ईद के बाद एक इजलास बुलाया जाए वादी गिर सतह पे उलमा का, अइम्मा का और यहाँ की जो मजहबी तंजीमें हैं उन सब का, ताकि हम मिल बैठ के इस पे सोचें कि किस तरह से हमें इसका जो है वो रोकथाम करना है। और मुझे अच्छी बात है कि खुशी की बात है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें कोई ताउन करती है। हम देख रहे हैं कि कुछ अरसे से लग रहा है कि पुलिस भी काफ़ी एक्टिव हो गई है उन क्रिमिनल्स के खिलाफ जो कि इस ड्रग में इन्वॉल्व हैं। तो अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, उनके खिलाफ कोई एक्शन होता है, तो हम तो साथ है, उसके अवाम साथ देगा। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाना चाहिए जो कि हमारी नस्ल को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। तो इसमें हम पूरा ताउन देंगे, अवाम पूरा ताउन देगा, यहाँ की मजहबी तंजीमें पूरा ताउन देंगी, ताकि हमारी जो नई नस्ल है वो इस नासूर से वो बची रहे। तो इंशाल्लाह जो है कुछ और बातें भी है, इंशाल्लाह वो आखिर जुमा पे करेंगे। जी हाँ, वक्फ ने ये ऐलान किया है कि ईदगाह की हालत बहुत ख़राब है, लेकिन मुझे ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक साल का अरसा इनके पास था कि वक्फ जो है इसमें इनिशिएटिव लेता। मैं समझ सकता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर वक्फ जो है इसमें इनिशिएटिव लेता, आई एम श्योर कि अवाम भी उसमें सारे ताउन देते, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ईद जो है वो ईद की नमाज का हुक्म जो है वो खुले मैदान में है। अब चूंकि अब वहाँ पे ग्राउंड की हालत बहुत खस्ता है, बहुत ख़राब है, तो उस हवाले से इंशाल्लाह फिर एक आध दिन में हम भी फैसला लेंगे कि ईद की नमाज गालिबन शायद हमें जामा मस्जिद में ही पढ़नी पड़े फिर,
तो इंशाल्लाह उस हवाले से भी आपको मुतल्ला किया जाएगा। जी हाँ, मैंने कल इसमें जहाँ पता नहीं आपको मौका मिला सुनने का या नहीं मिला, मैंने कल जो सरायबाला में मेरी जो खिताब था, तकरीर थी, वो इसी मौजू पे थी कि इस हवाले से भी इंशाल्लाह जो हम उलमा के इजलास बुला रहे हैं, हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जो भी आलिम, जो भी खतीब, जो भी वाइज अगर किसी मसलक को निशाना बनाता है, किसी प्रैक्टिस को टारगेट करता है, किसी अमल को टारगेट करता है, तो हम दीनी तंजीमों के तवस्सुत से सारे मिलकर जो है उसके खिलाफ एक्शन का ऐलान करेंगे और उसमें आवाम को भी साथ देना है, आवाम को भी जो है वो ताउन देना है। और चलिए न्यूज़ एट 6 में आज इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लोलाबी को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।